आज का हमारा चैप्टर है मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान। ठीक है, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान होता था जनरली, आप लोग जानते होंगे, उसमें क्या करते थे हम जीवों का अध्ययन करते थे। तो जीवों का अध्ययन करते थे तो जीव विज्ञान कहलाया। वैसे ही यहाँ पर भी है कि जब हम किसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, ठीक है, हमारे पृथ्वी पे अलग अलग टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं, तो जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ और उनके प्रॉपर्टीज, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ विज्ञान कहलाता है। क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग में अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं और उन पे अलग अलग टाइप के फोर्स भी लगते हैं। किसी पे कंप्रेसिव फोर्स मतलब दबाव वाले बल लग रहे हैं, तो किसी पे टेंसाइल फोर्स तनाव वाले बल लग रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी मटेरियल आप कहीं भी यूज कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा। पता चला जहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तनाव वाला बल, वहाँ पे आपने कंप्रेसिव फोर्स जो अधिक सहन करने की क्षमता है उसको आपने लगा दिया, तो वहाँ पे वो सक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए हमें पदार्थ और उनके गुणों का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप उनके गुणों के बारे में जानोगे कि कौन से पदार्थ में क्या प्रॉपर्टीज है, तब उसका आप सही जगह पे सही इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले उनके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं और फिर उन्हें इंजीनियरिंग में जो भी मशीन वगैरह के पार्ट्स बनाए जाते हैं उस हिसाब से उसका वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मटेरियल साइंस। समझ में आया होगा। मटेरियल साइंस में हम क्या कर रहे हैं, पदार्थ के बारे में अध्ययन, विभिन्न प्रकार के जो हमारे पदार्थ है और उनके जो गुण है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब पदार्थ में ही अगर हम देखें भौतिक और रसायन के आधार पर, किसके आधार पर, फिजिकली जो होता है, भौतिक होता है जो फिजिक्स होता है हमारा, तो भौतिक और रसायन के आधार पर जो हमारा मटेरियल साइंस होता है वह दो टाइप का होता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। कौन कौन सा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक मतलब धात्विक, धातु पदार्थ, और नॉन मेटेलिक मतलब अधातु। ठीक है, धात्विक और अधात्विक हो गया। तो मेटेलिक जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती है, और जिसमें धातु नहीं होता है, कह लीजिए जिसमें लोहा वगैरह नहीं होता, वो नॉन मेटेलिक में आ जाते हैं हमारे। अधातु होते हैं, गैर धात्विक होते हैं। तो मेटेलिक के अंतर्गत ही हमें पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में, कि जो मेटेलिक होता है तो उसी से मेटल बना हुआ। मेटेलिक वाला वर्ड क्या है, मेटल है। तो हम मेटल के बारे में देखेंगे। पदार्थ में हमने बताया कि आपको भौतिक और रसायन के आधार पर दो टाइप के हमारे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो हम मेटेलिक में देखेंगे तो मेटल आता है हमारा। तो मेटल क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मेटल का मतलब धातु से है। किससे है, धातु से है। तो धातु क्या होता है, मेटल क्या होता है, तो वे पदार्थ जिसमें धात्विक चमक होती है और उनमें आपके प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे आपका इलास्टिसिटी का गुण हो गया। ठीक है, डक्टिलिटी का कह लीजिए, कंडक्टिविटी जिसे चालकता कहते हैं, उसमें चालकता हो, विद्युत चालकता हो, इस टाइप के गुण अगर उसमें मौजूद है तो वो क्या होगा, धातु होगा। आई बात समझ में। धात्विक चमक होती है, प्लस धातु वाले जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, मैंने आपको बताया कि उसमें आपकी डक्टिलिटी, तन्यता का गुण होना चाहिए उस धातु के अंदर, उसमें चालकता जिससे कि उष्मा आसानी से प्रवाहित हो सके, विद्युत चालकता का गुण हो जिससे विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे विद्युत चालकता कहते हैं। तो अगर इस टाइप के गुण उस पदार्थ के अंदर मौजूद है तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, ये सब हमारे क्या है, सब धातुएं हैं। ठीक है, सोना, गोल्ड होता है ना, सोना का नाम आपने सुना होगा, सोना, गोल्ड, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, AU से दिखाते हैं। ठीक है, आयरन हो गया, सबसे मेन तो यही होता है, आयरन, लोहा, यह भी हमारा क्या है, धातु है। इसे किससे दिखाते हैं हम लोग, Fe से दिखाते हैं। तो ये सब हमारे धातुएं हैं। इसी में आपने एक और नाम सुना होगा, पारा। क्या नाम सुना होगा, पारा, जिसे Hg से दिखाते हैं, पारा। पारा हमारा क्या है, पारा भी धातु है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि पारा ही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड, मतलब तरल के रूप में, द्रव के रूप में। नहीं तो बाकी सारी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं पृथ्वी पर, सब क्या होती है, ठोस होती है। सभी धातुएं ठोस होती है, सिर्फ एक धातु को छोड़ करके, वह धातु कौन सा है, वह पारा है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि पारा आएगा तो दिमाग में लिक्विड आ जाएगा, तो सोचोगे आपकी धातु नहीं है। ऐसा नहीं है, पारा हमारा धातु है, लेकिन वह किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, और यह अकेली एक ऐसी धातु है जो लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है,
यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सोना है, सोना को Au से दिखाया गया है, गोल्ड को ना गोल्ड होता है। आयरन है, लोहा, आयरन मतलब क्या, लोहा से ही तो मतलब है, तो ये हमारा सब मेटल है, तो ये Fe से दिखाया गया है। तो कभी कभी दिमाग में आता है कि भाई इसको हम लोग Au या Fe से क्यों डिनोट कर रहे हैं, या फिर जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, नाम अलग है सोडियम और दिखा रहे हैं अन्य से। तो ये सब जो नाम लिया गया इनका सिंबल जो दिखाने के ना Au है या Fe है या Mg है, Na है, ये सब इनके लैटिन नाम होते हैं। जो आप अलग अलग भाषाएं होती है तो जो लैटिन भाषा होता है उससे ये शब्द लिए जाते हैं। जैसे गोल्ड को लैटिन भाषा में हम लोग ऑरम कहते हैं, सॉरी, जो गोल्ड होता है ना इसको लैटिन भाषा में जो लैटिन शब्द होता है, जो भाषा होती है उसमें गोल्ड को क्या बोला जाता है, ऑरम बोला जाता है। और यहीं से लिया गया है क्या, Au, इसीलिए हम लोग गोल्ड को Au से दिखाते हैं। वैसे जो लोहा का आप लोग ज्यादातर देखते हैं, जो आयरन है, लोहा है, उसको बार बार हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। यह भी कौन से शब्द से, लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसको हम उसमें क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा में फेरम बोलते हैं। आयरन को क्या बोला जाता है, फेरम बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा Fe लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से FeAu आपका आया हुआ है। तो ये हो गई बात धातु की, कि धातु क्या होता है और किस टाइप से धातुएं होती हैं। तो इसी हिसाब से हम जो धातु होती है हमारी ना, कह लीजिए प्रकृति में, वह अयस्क के रूप में पाई जाती है। खनिज पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ होता है जो कि अयस्क के रूप में पाई जाती है। चट्टानों में खुदाई वगैरह करके हमें अयस्क मिलते हैं। हम उस अयस्क को, अयस्क का मतलब अशुद्धि से है, मतलब उसमें आपका मेटल भी होगा और नॉन मेटेलिक चीजें भी होंगी, अशुद्धियां भी होंगी, मिट्टी, धूल, रेत भी होगा। तो जहाँ पे खुदाई वगैरह की जाती है तो वहां से हमें बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, पत्थर की तरह अलग अलग टुकड़े होते हैं, उस रूप में हमें प्राप्त होता है। फिर हम उसकी क्या करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, उसको पानी की धार में धोते हैं, उसको पिघलाते हैं, कई सारे प्रोसेस से उन्हें जब गुजारा जाता है तब उसमें से हमारे मेटल और नॉन मेटेलिक तत्व अलग हो जाते हैं और फिर हमें उसमें से क्या प्राप्त होता है, मेटल प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। धातु जो है हमारी प्रकृति में खनिज के रूप में उपलब्ध होता है, जो कि अयस्कों के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कई सारे अयस्क हैं जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, मेटल प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटल। अब मेटल को अगर देखा जाए तो मेटल हमारे दो टाइप के होते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। यहाँ आपके सामने लिखा होगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी। ठीक है, क्या है हमारा, मेटल है, धातु है, दो टाइप का है, फेरस मेटल और नॉन फेरस। फेरस मेटल का मतलब लौह धातुएं और नॉन फेरस मेटल का मतलब अलौह धातुएं, ठीक है। अभी इनके नाम से ही पता चल जा रहा होगा, फेरस मेटल मतलब क्या, लौह धातु, मतलब जिसमें लोहे का अंश हो। नॉन फेरस मेटल अलौह धातु, जिसमें लोहे का अंश नहीं हो। क्या चीज है अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो फेरस मेटल का मतलब हो गया लौह धातुएं, लौह धातुएं, ठीक है। लौह धातुएं मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें मुख्य अंश, जो उनका मेन पार्ट होता है, जो मेजर पार्ट होता है, वह क्या हो, लोहा हो, आयरन हो। मेन पार्ट उसमें जो मुख्य अंश है उस पदार्थ का, वह क्या हो, लोहा हो, आयरन हो, और कुछ मात्रा में उसमें कार्बन भी होते हैं। तो वह हमारा कहलाता है क्या, फेरस मेटल। मतलब मुख्य अंश जो होना चाहिए, मुख्य अंश इसमें क्या होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, मतलब आयरन होना चाहिए, और साथ में कुछ परसेंटेज कार्बन की भी होती है। तो वही हमारा कहलाता है क्या, फेरस मेटल कहलाता है। और फेरस मेटल में, लौह धातुओं में क्या गुण होना चाहिए, इनमें आपके आयरन वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आयरन की जो प्रॉपर्टीज होती है वह प्रॉपर्टीज इसमें भी अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। जैसे चुंबकत्व, लोहे में होता है ना रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब जंग लगना। आपका जो आयरन होता है लोहे पर जंग लगता है, तो आपकी जो फेरस मेटल होगी उस पर भी जंग लगेगा। रस्टिंग वाली प्रॉपर्टीज किसकी है, आयरन की। तो आयरन की जो प्रॉपर्टीज होती है वह भी फेरस मेटल में उपलब्ध होती है, जैसे कि जंग लगना। और चुंबकत्व मतलब चुंबकीय गुण भी होता है, चुंबक के द्वारा यह मेटल आकर्षित होती है, ठीक है। अलौह धातुएं क्या है, नॉन फेरस मेटल का मतलब हो गया अलौह धातुएं, ठीक है, अलौह धातुएं। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए पहले। अलौह धातु से पहले लौह धातुएं, मैंने बताया ना मुख्य अंश लोहा होना चाहिए, उसमें कुछ कार्बन की भी परसेंटेज होती है, प्लस वह आयरन की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा पिग आयरन। क्या क्या आ जाएगा, जैसे
पिग आयरन, कच्चा लोहा जिसे कहते हैं, पिग आयरन ही से सबसे पहले हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। पिग आयरन की मदद से ही फिर हमें जो मेटल, कास्ट आयरन, रॉट आयरन जो भी चाहिए होता है, इसकी मदद से हम अलग अलग भट्टियों में बनाते हैं। तो पिग आयरन जो हो गया हमारा, कास्ट आयरन हो गया, ये सब लौह धातु हैं जिसमें मुख्य अंश क्या होता है, लोहे का होता है। रॉट आयरन हो गया जिसे पिटवा लोहा बोलते हैं, रॉट आयरन और स्टील, ये सब सारी चीजें फेरस मेटल हैं। ठीक है, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा, कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा, रॉट आयरन मतलब पिटवा लोहा और स्टील। ये सब चीजें आप सिर्फ देखिए मत, वीडियो देखने के साथ साथ, जैसे मैं साइड में रह के हट जाता हूं ना, तो उस समय आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और वहां से सारी चीजें आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। वीडियो बार बार प्ले नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार वीडियो अच्छे से देखो, समझो और इन सब चीजों को अपने नोट्स पे आप नोट कर लो, तो आपको चीजें आसानी से याद भी रहेंगी। अलौह धातुएं वे धातुएं होती है जिनमें मुख्य अंश लोहे का नहीं होता है, जिनके मुख्य अंश कोई और पदार्थ होता है, आयरन नहीं होता है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अलौह धातुएं कहते हैं। इसमें ना तो कार्बन की मात्रा होती है, ना ही तो लोहे की मात्रा। लोहे की या कभी कभी होती है तो बहुत ही ना के नगण्य, मतलब ना के बराबर होती है। ठीक है, और ना ही ये आयरन की प्रॉपर्टीज रखते हैं, ना ही ये आयरन की प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है और ना ही वो क्या आयरन की प्रॉपर्टीज रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलौह धातुएं कहते हैं। अलौह धातुएं में जैसे हम पढ़े हैं, एल्युमिनियम हो गया आपका, जिंक हो गया, सीसा हो गया, कापर हो गया, ये सब सारी जो भी धातुएं हैं यह अलौह धातुओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लौह धातुएं और अलौह धातुएं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, नेक्स्ट पेज है, एलॉय स्टील बनाने के लिए प्रयोग होने वाली धातु। तो देखिए, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, जब मैं साइड में हो रहा हूँ ना, आप वीडियो को रोक लीजिए और ये सारे पॉइंट वही पॉइंट यहाँ पे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो मेन पॉइंट है। ये नहीं कि बहुत ढेर सारी आपने कहानी लिख लिया, अब उतना कहानी लिखने के बाद कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। भाई किताब में तो ढेर सारी कहानी दी, आप कहानी को पढ़ रहे हैं, भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको पॉइंट वाइज चीजें जो मैंने नोट करा है यहाँ पे ना, जैसे निकिल है, स्टार बना करके सबको पॉइंट को अलग अलग लिखना। जिस दिन आप बुक से इस टाइप से लिखना सीख जाओगे, उस दिन आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहेगी और आपकी जो तैयारी है वो काफी बेहतर होगी। तो बुक से पॉइंटों को छाट करके इस टाइप से लिखना सीखिए। ठीक है, तो ये है आपके, जब मैं साइड होता तो आप वीडियो को रोक लिया कीजिए और इस तरह से आपको आगे भी मिलेंगे और सारे पॉइंट आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो एलॉय स्टील क्या होता है, एलॉय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर मैं इसको बताता हूँ ये क्या चीज है। पहले बात कर लेते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय का हिंदी में कहते हैं मिश्र धातुएं। क्या कहते हैं, मिश्र धातुएं। ठीक है, एलॉय को हिंदी में मिश्र धातुएं बोला जाता है। मिश्र धातुएं मतलब मिश्रण, नाम से पता चल रहा ना, मिश्रण किसका, धातुओं का। जब धातुओं का मिश्रण होता है तो एलॉय कहते हैं। इसका मतलब मिश्रण कब होगा, कभी भी एक चीज से तो मिश्रण हो नहीं सकता है। मिश्रण होने के लिए कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। भाई दो चीजें होंगी तभी तो आप मिश्रण करोगे, एक चीज में कैसे मिश्रण करोगे। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक तत्व, मतलब दो तो कम से कम होने चाहिए, 3-4 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से मिश्रण हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमें दो चाहिए होगा। तो वही क्या आ जाता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिला करके जो मिश्रण बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मिश्रण होते हैं उसी को मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके कोई अन्य तत्व बना दिया जाता है उसी को एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, हिंदी से तुरंत समझ में आ जाएगा। मिश्र का मतलब मिश्रण, मतलब एलॉय का मतलब हो गया दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला दिया जाए, उनमें एक तत्व मुख्यतः जरूर आपका क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया एलॉय। तो इसी एलॉय के बारे में हमें पढ़ना है ऊपर अभी। ठीक है, क्या कह रहा है, एलॉय स्टील बनाने के लिए प्रयोग होने वाली धातु। देखिए स्टील है, एलॉय स्टील कब बनेगी, जब हम स्टील में कुछ अन्य तत्व मिला देते हैं स्टील की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। स्टील की जो प्रॉपर्टीज है ना, अपने अनुसार अगर हम मान लीजिए हमें उसकी कठोरता को बढ़ाना है, उसकी टफनेस को बढ़ाना है, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, पदार्थ अवेलेबल है, उसको हम मिला करके ऐसा कर सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि एलॉय स्टील बनाने के लिए, मतलब जब स्टील को एलॉय स्टील कब बोलेंगे, जब स्टील में कुछ अन्य मात्रा या धातु वगैरह मिला दी जाए जिससे स्टील की क्या प्रॉपर्टीज बढ़ जाए।
तो उसको एलॉय स्टील बोलते हैं। तो अपने आवश्यकता अनुसार हम उसमें मटेरियल को मिलाते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं जैसी हमें जरूरत है। तो एलॉय स्टील बनाने के लिए कौन कौन सी धातु यूज की जाती है और उनको मिलाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वही चीज यहाँ पे, ठीक है। एलॉय स्टील बनाने के लिए प्रयोग होने वाले धातु कि स्टील को एलॉय स्टील कब कहोगे, अभी मैंने आप बताया कि स्टील को एलॉय स्टील तब बोला जाएगा जब स्टील में कुछ अन्य तत्व मिला दिए जाए। अन्य तत्वों में जैसे निकिल है, क्रोमियम है, ये सब चीजें हम क्या, कैडमियम है, इसको हम मिलाएंगे उसमें। तो जब स्टील में कुछ अन्य तत्व मिला दिया जाता है तो उसका मिश्रण तैयार हो जाता है, उसी को एलॉय स्टील बोलते हैं। और एलॉय स्टील में हम कौन कौन से तत्व मिला सकते हैं वही पढ़ने वाले हैं हम लोग कि एलॉय स्टील बनाने के लिए हम कौन कौन से धातु मिलाते हैं। तो हम निकिल धातु मिला सकते हैं, क्या मिला सकते हैं, निकिल धातु। तो जब हम स्टील में निकिल धातु मिलाएंगे तो ये एलॉय स्टील बन जाएगी, मतलब निकिल स्टील बन जाएगी। तो हम निकिल जब मिलाएंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है ये देखेंगे। तो जब हम स्टील में निकिल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, निकिल मिला देते हैं, तो वह हार्ड मेटल हो जाता है। तो जो पहले स्टील थी वह क्या हो जाएगी, और अधिक हार्ड हो जाएगी और जंग प्रतिरोधक, मतलब उस पर जल्दी जंग नहीं लगेगा। यह निकिल की क्वालिटी है। जब निकिल स्टील में मिलती है तो वह स्टील को हार्ड मेटल बना देती है, कठोर बना देती है। कठोर से मतलब आप लोग जानते ही होंगे, कठोर का मतलब है कि वह जल्दी कटेगी नहीं और जल्दी घिसेगी नहीं। कोई भी अगर मटेरियल हार्ड है या कह लीजिए उस मटेरियल के अंदर हार्डनेस का गुण है, इसका अर्थ यह है कि उसमें क्या है, आपका हार्ड का गुण है, इसका मतलब कि वो जल्दी कटेगी नहीं और ना ही जल्दी घिसेगी। और जंग प्रतिरोधक मतलब उस पर जल्दी जंग भी नहीं लगेगा। तो ये निकिल को मिलाने से फायदा हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसका यूज कहाँ करते हैं, जो स्टील में हम निकिल मिला देते हैं तो उसमें क्षमता आ गई कि वह घिसेगा जल्दी नहीं और जंग भी नहीं पकड़ेगा। तो उसका यूज किया जाता है कैडमियम बैटरीज में। जो बैटरीज बनाई जाती है उसमें जो कैडमियम की छड़ वगैरह होती है उसकी जगह पे हम इसका यूज करते हैं। बॉयलर ट्यूब, यह क्या लिखा हुआ है, बॉयलर लिखा हुआ है ना, बॉयलर की जो ट्यूब होती है। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर भाप बनाने की मशीन होती है। बड़ा सा एक टैंक होता है जो 10 गैलन से अधिक क्षमता वाला होता है, ठीक है, उसी को हम बॉयलर बोलते हैं। उस बॉयलर में हम पानी को इकट्ठा करते हैं और उससे क्या भाप बनाते हैं, वाष्प बनाते हैं। तो वहां पे जो ट्यूब बनी होती है, बॉयलर में जो ट्यूब लगी होती है वह भी हमारी यही निकिल वाली स्टील होती है। और कहाँ यूज किया जाता है, इंजन के स्पार्क प्लग में। कहाँ पे, इंजन का स्पार्क प्लग। भाई इंजन में आपने देखा होगा, अगर छोटी सी बात करें तो आप बाइक में ही देख लीजिए, बाइक में जहाँ किक मारते हैं वहां पे इंजन होता है ना, उसके ऊपर स्पार्क प्लग लगा होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे बाइक वगैरह स्टार्ट नहीं होती है तो लोग स्पार्क प्लग को निकालते हैं, व्हाइट कलर का होता है और ऊपर देखेंगे तो छोटा सा प्लग टाइप का ऐसे लगा रहता है, तार टाइप का। तो वहां पे लोग उसको साफ करते हैं कि क्या पता कार्बन आ गया, उस वजह से चिंगारी सही से नहीं आ रही हो और बाइक स्टार्ट ना हो रहा हो। तो जो स्पार्क प्लग बने होते हैं और जो उसका मटेरियल होता है, मेटल होता है, वह भी निकिल वाली स्टील का बनाया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने देखा होगा, एनोड डायोड जो बना करके हम जो प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, एक परत दूसरे पर चढ़ाने के लिए एनोड और डायोड बना करके, इस टाइप से नहीं होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक एनोड बना दिया जाता है, एक डायोड, और इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाता है और इस तरह से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ये वाली स्टील यूज होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, 1450 डिग्री सेल्सियस। निकिल वाली स्टील जब निकिल मिला देंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1450 डिग्री सेल्सियस होगा, किसका, निकिल का। और 36% वाली निकिल स्टील, भाई स्टील में हम क्या मिला रहे हैं, निकिल मिला रहे हैं ना, तो निकिल की परसेंटेज होती है कि आपने कितना निकिल मिलाया। तो जो मार्केट में हो तो 2 से 50% तक वाली निकिल मिलती है, कितना, इसको ध्यान रखना, 2% से 50% तक। स्टील में जो निकिल मिलाया जाता है कितना मिलाया जाता है, 2% से 50% तक। तो जो मार्केट में उपलब्ध है वह 2% से 50% तक मिलावट वाली निकिल वाली स्टील मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इस जो यहाँ पे हम निकिल की मात्रा मिला रहे हैं स्टील में, अगर इसको मिलाते मिलाते कहाँ तक ले जाए, 36% तक, तो जिस स्टील में 36% तक निकिल मिला होता है उस स्टील को हम लोग जानते हैं इनवार स्टील के नाम से। किस नाम से, ध्यान रखिएगा, इनवार स्टील। ये कई बार एग्जाम में आया भी है। 36% निकिल वाली जो स्टील होती है उसको इनवार स्टील कहते हैं। और ये इनवार स्टील यूज कहाँ होता है, तो इनवार स्टील का यूज किया जाता है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जिसे हिंदी में सूक्ष्म मापी यंत्र बोलते हैं। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जिसे हिंदी में सूक्ष्म मापी यंत्र बोला जाता है। अब सोचेंगे सूक्ष्म मापी यंत्र क्या है, सूक्ष्म मापी, नाम से देखा पता चल रहा है ना, देखिए आप लोग ध्यान से, सूक्ष्म मापी, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, मापी मतलब मापना, मतलब जो बहुत ही छोटे माप को माप सके उसे सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। जैसे कि माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर होता है ना,
वह किसका बनाता है? इनवार स्टील का। माइक्रोमीटर कई टाइप के होते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो ये जो भी माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर कौन सी स्टील के बने? तो इनवार स्टील। अगर एग्जाम में आ जाए कि माइक्रोमीटर किस मटेरियल का बना होता है? इनवार स्टील का बना होता है। इनवार स्टील क्या है? वह स्टील जिसमें निकिल 36% तक मिली होती है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैंने शुरू में बोला था कि आप वीडियो को रोकिए और सारे पॉइंट को नोट करते चलिए, आपको आसानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है क्रोमियम। क्या है अगला आपका? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम क्या है? तो जब क्रोमियम किसी चीज में मिलाया जाएगा तो उसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। निकिल को भी मिलाने से जंग प्रतिरोधक क्षमता आ रही थी, मतलब उस स्टील में जल्दी जंग नहीं लगेगी। क्रोमियम को भी मिलाने से उस स्टील में जल्दी जंग नहीं लगेगा, प्लस उसकी टफनेस बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, क्रोमियम को भी मिलाने से हार्डनेस बढ़ता है और टफनेस भी बढ़ जाता है। हार्डनेस मतलब मैंने बताया, कठोरता बढ़ जाएगी। कठोरता मतलब वह स्टील ना तो जल्दी घिसेगी और ना ही जल्दी कटेगी। टफनेस का मतलब है कि कड़ापन या कह लीजिए चीमड़पन बढ़ जाना। तो जब स्टील में टफनेस का गुण आ जाता है तो टफनेस का मतलब होता है कि वह अचानक लगने वाले लोड को सहन कर सकती है। इंपैक्ट लोड या कह लीजिए झटकों को सहन कर सकती है। जिस स्टील में टफनेस का गुण आ जाता है वह झटकों को, मतलब अचानक से जो लोड लगता है या जो झटके पे लोड लगता है, झटकों को सहन कर लगती है, या इंपैक्ट लोड जो पड़ता है उसको भी सहन कर सकती है। कौन? जिसमें क्रोमियम मिला होता है। क्रोमियम स्टील में क्रोमियम कितना मिला होता है? तो जो जनरली क्रोमियम स्टील होती है उसमें क्रोमियम हमारा 30% तक मिला होता है। कितना मिला होता है? 30% तक मिला होता है। आगे है कि अगर हम क्रोमियम में निकिल, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम को भी मिला दें। क्या मिला दें? अगर क्रोमियम के साथ साथ उसमें क्या क्या मिला ले? निकिल मिला ले, टंगस्टन मिला ले और मॉलिब्डेनम, इनका भी मिश्रण मिला लेते हैं। क्रोमियम के साथ साथ निकिल, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम का भी मिश्रण मिला लेते हैं तो क्या होगा? तो इसका मिश्रण मिलाने से हम इसका यूज कर सकते हैं ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स बनाने में। ऑटोमोबाइल मतलब जो आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, ये सब ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट बनते हैं तब हम उनका यूज कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स का पार्ट बनाने में, या कटिंग टूल्स बनाने में। क्या बनाने में? कटिंग टूल्स बनाने में। ठीक है, कटिंग टूल्स मतलब कटाई करने वाले जो भी टूल्स हैं, मेटल वगैरह को जो काटने वाले टूल्स हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन कब? जब क्रोमियम के साथ साथ उसमें निकिल, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम का भी मिश्रण हो तब। ठीक है। स्टेनलेस स्टील में लगभग हमारा कितना होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लगभग 13% क्रोमियम होती है। स्टेनलेस स्टील के जनरली बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। आपने घरों पे जो बर्तन देखा होगा वह जनरली स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो 13% या 12% भी कहीं कहीं पे दिया होता है। 12% क्रोमियम और 6% निकिल वाली जो स्टेनलेस स्टील होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है, मतलब उस पर चुंबक नहीं काम करता है। जबकि स्टील क्या है? स्टील आपका फेरस मेटल है। अगर फेरस मेटल है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें आयरन वाली प्रॉपर्टीज, मतलब चुंबकत्व के गुण होने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जो घरों पे बर्तन होते हैं वो भी तो स्टील के बर्तन है, स्टेनलेस स्टील के हैं। लेकिन आप कभी कभी देखोगे ना जो स्टील होती है हमारे घरों पे, उसमें चुंबक काम नहीं करता है, तो लगता है यार इसका मतलब या तो फेरस मेटल नहीं है। ऐसा नहीं है, वह फेरस मेटल है, लेकिन उसमें हमने क्या किया? 12% क्रोमियम और 6% निकिल मिला दिया। तो जब यह रेशियो मिलता है ना तो वो स्टील को नॉन मैग्नेटिक कर देता है, उसमें से चुंबकत्व के गुण को खत्म कर देता है। ठीक है, स्टील की बात आ गई तो यहीं पे मैं नाम ले लेता हूँ एक और स्टील का जो कि काफी बार, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। क्या नाम आता है? SS304। SS304 यह कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। SS का मतलब है, S से हो गया स्टेनलेस और इस वाले S से हो गया स्टील। मतलब SS का मतलब स्टेनलेस स्टील 304 क्या है? या पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि SS304 में कितने % क्रोमियम की मात्रा होती है या कितने % निकिल की मात्रा होती है, या दोनों का ही पूछ लेगा कितना % क्रोमियम और निकिल मिला होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि SS304 में जो हमारा क्रोमियम होता है Cr और जो निकिल होती है Ni, तो क्रोमियम 18% मिला होता है और निकिल 8% मिली होती है। इसको भी नोट कर लेना। SS304 मतलब स्टेनलेस स्टील जो 304 वाली आती है या इनकी कोडिंग है, इसमें क्रोमियम 18% और निकिल 8% होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अगला, क्रोमियम के साथ अगर निकिल को मिला लिया जाए तो जो स्टील बनेगी, भाई क्रोमियम की बात कर रहे थे ना, क्रोमियम को मिलाने पे क्या क्या होगा? तो क्रोमियम को स्टील में मिला ही रहे थे, और क्रोमियम और निकिल दोनों स्टील में मिला दिया जाए तो उसको क्रोमियम निकिल स्टील बोलेंगे। भाई स्टील में अगर सिर्फ क्रोमियम मिला है तो क्रोमियम स्टील, अगर हमने स्टील में क्रोमियम और निकिल दोनों मिला दिया तो क्रोमियम निकिल स्टील। तो जब क्रोमियम निकिल स्टील होती है इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इनका यूज करते हैं बियरिंग्स बनाने में। कहाँ पे यूज करते हैं? बियरिंग
बियरिंग जो शाफ्ट को सहारा देती है, जब शाफ्ट हमारा हाउस में चलता है, उसका जो होता है, ठीक है, केज होता है, हाउस होता है जो, तो बियरिंग जब चलती है तो शाफ्ट जब चलती है तो बियरिंग उसके ऊपर चढ़ी रहती है, उसको सहारा देती है। बियरिंग इस टाइप से होता है, गांव में कुछ लोग इसको बैरिंग्स भी बोलते हैं, इस टाइप से होता है ना, ठीक है। और बीच में क्या होते हैं, रोलर होते हैं, गोल गोल होता है कहीं पे, तो भी बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग बोलते हैं। जब गोल गोल होता है तो बॉल बोलते हैं, जब इस तरह से इसमें लंबा लंबा लगा होता है रोलर टाइप का तो रोलर बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो बियरिंग्स होती हैं, बियरिंग को भी बनाने में गांव में बैरिंग वगैरह भी बोलते हैं, कुछ लोग बैरिंग बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वही बियरिंग होता है। तो बियरिंग को बनाने के लिए क्रोमियम निकिल वाला स्टील हम यूज करते हैं। अगर क्रोमियम के साथ वेनेडियम मिला दिया जाए तो वो क्रोमियम वेनेडियम स्टील हो जाएगा। कौन सा स्टील हो जाएगा, क्रोमियम वेनेडियम स्टील। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हैंड टूल्स। क्रोमियम के साथ अगर निकिल है तो उसका यूज किया जाएगा बियरिंग बनाने में, और अगर क्रोमियम के साथ वेनेडियम मिला हुआ है तो क्रोमियम वेनेडियम स्टील होगा, और इसका यूज करेंगे हम हैंड टूल्स बनाने में। हैंड टूल्स तो कई सारे हो गए, तो किस टाइप के, तो जो रिंच होते हैं हमारे, ठीक है, कौन से, रिंच हो गए, स्पैनर हो गया, आपने पढ़ा होगा रिंग स्पैनर, या जो हमारे रिंच होते हैं आपका सिंगल इंडेंट स्पैनर होता है, डबल इंडेंट स्पैनर होता है, रिंच भी उस टाइप से होते हैं। तो जो स्पैनर रिंच वगैरह होते हैं वह क्रोमियम वेनेडियम स्टील के ही बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है मैग्नीज। क्या है आपका, मैग्नीज। मैग्नीज से क्या होता है, यह इंक्रीज करता है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ को। अगर किसी स्टील में मैग्नीज मिलाई जा रही है तो वह इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। किस चीज को बढ़ा देगा, हार्डनेस को। हार्डनेस मैंने बताया था, हार्डनेस बढ़ने का मतलब उसकी कठोरता बढ़ जाएगी, कठोरता बढ़ने का मतलब वो कठोर हो जाएगा। अगर कोई चीज कठोर है तो वह ना तो जल्दी घिसेगी और ना ही जल्दी कटेगी, ठीक है। दूसरा स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सामर्थ्य को। सामर्थ्य का मतलब शक्ति से है, ठीक है। तो उस मेटल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। कब, जब उसमें मिलाया जाएगा स्टील में मैग्नीज, ठीक। और दूसरा काम यह क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। किस चीज को, कूलिंग रेट को। कूलिंग रेट का मतलब शीतलन की दर, ठंडा करने की दर को यह कम कर देता है। कूलिंग रेट का मतलब होता है शीतलन दर। किसी भी मेटल के, भाई ठंडा होने की दर होती है ना, कोई मेटल जल्दी ठंडा होता है, कोई देर से ठंडा होता है, ठीक है। जो जितना लेट गर्म होता है वो उतना धीरे धीरे ठंडा होता है, जो जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज है। तो जब हम किसी भी स्टील में मैग्नीज मिला देते हैं तो वो क्या करता है, शीतलन की दर को, कूलिंग रेट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ठंडा करने की दर को। अगला है मैग्नीज स्टील को बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब किसी मेटल के हमें सिर्फ बाहरी सरफेस को, आउटर सरफेस को हार्ड करना है तो उसके लिए भी मैग्नीज का यूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बात हुआ, लास्ट वाली लाइन है कि जो 14% मैग्नीज वाली मैग्नीज स्टील होती है उसका यूज कृषि यंत्र बनाने में किया जाता है। यह आपके कई बार कंपटीशन वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंपटीशन वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कृषि यंत्र बनाने के लिए कौन सा आपका मेटल यूज किया जाता है, तो मैग्नीज स्टील। कृषि यंत्र बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, मैग्नीज स्टील का यूज किया जाता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो जो 14% वाली मैग्नीज स्टील होती है उसी का यूज करते हैं कृषि यंत्र बनाने में, जैसे हल वगैरह हो गया, उनका ब्लेड वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। रॉट आयरन का भी यूज कृषि यंत्र बनाने में होता है। तो रॉट आयरन कभी कभी जब फेरस वाले में रहेगा तो रॉट आयरन वगैरह का नाम आ जाएगा, जब उनका नाम नहीं है तो आपको मैग्नीज। कभी दोनों साथ में नहीं आएंगे अक्सर, या तो कभी रॉट आयरन ऑप्शन में है तो आपको मैग्नीज स्टील ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मैग्नीज स्टील होगा तो रॉट आयरन नहीं मिलेगा। तो मैग्नीज स्टील और रॉट आयरन ये दोनों कृषि यंत्र बनाने में हमारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है हमारा सिलिकॉन। जब सिलिकॉन को हम मिलाते हैं स्टील में तो उससे क्या फायदा मिलेगा। देखिए मैंने बताया ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलॉय स्टील बनाने के लिए उपयोग होने वाले धातु। एलॉय स्टील कब होगा, जब स्टील में कोई अन्य धातु मिला दिया जाए तो एलॉय स्टील हो जाएगा। तो हम स्टील में सिलिकॉन को मिला सकते हैं, मैग्नीज को मिला सकते हैं, क्रोमियम को मिला सकते हैं, निकिल को मिला सकते हैं, जो ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो वही बता रहा है कि जब स्टील में आप निकिल को मिलाओगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपके स्टील में क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा, उनके गुण में क्या परिवर्तन हो जाएंगे। या फिर आप क्रोमियम मिलाते हो तब उस स्टील में क्या बदल जाएगा, आप मैग्नीज मिलाते हो तब उस स्टील में क्या बदलेगा, और सिलिकॉन मिलाते हो तब क्या बदलेगा। वही चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम मिला रहे हैं क्या, सिलिकॉन। तो अगर हम सिलिकॉन लेंगे या सिलिकॉन को स्टील में मिलाते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो चीज यहाँ पे है कि सिलिकॉन मिलाने पे क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्या इंप्रूव होगा, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन।
क्या इंप्रूव होगा? रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन। हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन का मतलब है उच्च तापमान ऑक्सीकरण, उच्च तापमान ऑक्सीकरण। ठीक है, ये चीज है उच्च तापमान ऑक्सीकरण का प्रतिरोध। समझ रहे हैं? जब हम सिलिकॉन मिलाएंगे स्टील में तो वह स्टील क्या करेगी? उच्च तापमान ऑक्सीकरण के प्रतिरोध में सुधार करती है। मतलब वह हाई टेम्परेचर जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण जो होता है उसको रेजिस्टेंस में और सुधार करेगा, उसको और इंप्रूव कर देगा। अगला है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ा देती है। किस चीज को? इलास्टिसिटी एंड कोरिजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी। मतलब आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी को बढ़ाती है और प्रत्यास्थता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। अभी मैं बताऊंगा ये चीज क्या है। प्रत्यास्थता को बढ़ाता है। कोरिजन रेजिस्टेंस मतलब जंग प्रतिरोधक, जंग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जब सिलिकॉन मिलाएंगे तो सिलिकॉन मिलाने से भी देखिए फायदा है कि उस स्टील में जल्दी जंग नहीं लगेगा। जंग प्रतिरोधक कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा। दूसरी चीज इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थता। अब इलास्टिसिटी बढ़ने का क्या मतलब है तो मैं आपको बता दूं इलास्टिसिटी होता क्या है। तो दरअसल इलास्टिसिटी को प्रत्यास्थता बोलते हैं। और प्रत्यास्थता क्या होता है? तो जिस स्टील में प्रत्यास्थता का गुण होता है उसका मतलब है कि जब हम किसी भी स्टील पे पदार्थ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। भाई स्प्रिंग है, उसको अगर आप दबाओगे, पहले लंबी थी, दबाओगे तो छोटी हो गई, उसकी आकृति बदल गई ना। यार रबड़ ले लीजिए आप, रबड़ को जो आप खींचते हैं, पहले मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबा खींचे आप 1.5 सेंटीमीटर हो गया, मतलब उसकी आकृति चेंज हो गई। पहले मोटा था, रबड़ को खींचने पर वो पतला भी हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी तो पतला हो जाएगा, मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं रबड़ फिर आप अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाता है। या स्प्रिंग को आपने दबा रखा है, जैसे ही आप छोड़ोगे स्प्रिंग अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, पहले वाली अवस्था में आ जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। कि जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाए और उसकी आकृति बदल जाए, लेकिन फोर्स हटाते ही अगर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है तो उसका मतलब उस पदार्थ के अंदर इलास्टिसिटी का गुण है, प्रत्यास्थता का गुण है। तो जिसमें स्टील में, जिस स्टील में सिलिकॉन मिला दिया जाता है उसमें इलास्टिसिटी का गुण बढ़ जाता है। मतलब वह अगर मान लीजिए 10 kg का फोर्स लगाने पे, जैसे एक लिमिट होता है ना, रबड़ पे मान लीजिए आप 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, तब वह नहीं टूटा और जैसे ही आपने छोड़ा वो अपने वापस स्थिति में आ गया। 1.5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएं, फिर रबड़ की लंबाई बढ़ी, फिर फोर्स हटाते ही वापस स्थिति में आ गई। लेकिन जैसे ही 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो पता चलेगा रबड़ क्या होगा? टूट जाएगा। टूटने का मतलब है उसकी आकृति बदल गई है, वो अपने पहले वाली स्थिति में आ तो नहीं सकती कि आप फोर्स हटाओगे और रबड़ जुड़ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहां पे उसकी स्थिति बदल गई। तो वही होता है कि इलास्टिसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि जितने पे वो पहले उसकी आकृति बदल रही थी वो उससे ज्यादा फोर्स सहन करेगी और आकृति भी नहीं बदलेगी, वो अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएगी। तो ये इलास्टिसिटी का गुण होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सिलिकॉन मिली स्टील को कहाँ यूज करते हैं? स्प्रिंग बनाने में। कहाँ यूज करते हैं? स्प्रिंग बनाने में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर एक तो जंग प्रतिरोधक का गुण है, दूसरा इलास्टिसिटी का भी गुण है, प्रत्यास्थता का भी गुण है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या? कि जब उस पर फोर्स लगाओ तब वो उसकी आकृति बदल जाए, लेकिन फोर्स हटाते ही प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। तो स्प्रिंग भी तो उसी टाइप की होती है, जब स्प्रिंग पे फोर्स लगाया जाता है तो स्प्रिंग दब जाती है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटता है स्प्रिंग फिर अपनी प्रारंभिक वापस पहली वाली स्थिति में आ जाती है। तो स्प्रिंग ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जिस मटेरियल की इलास्टिसिटी अच्छी हो, तभी तो स्प्रिंग बार बार अपने पहले वाली पोजीशन में आएगी। नहीं तो पता चला आपने दबा दिया एक बार, स्प्रिंग दब गई, फिर स्प्रिंग वापस आ ही नहीं रही है, तब इसका मतलब फिर वह खराब हो जाएगा, आपका स्प्रिंग किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो चूंकि सिलिकॉन में इलास्टिसिटी का गुण होता है और एक तो जंग प्रतिरोधक का भी गुण है, इस वजह से इसका स्प्रिंग बनाया जाता है। अगर इस पॉइंट को समझे रहेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको अगर इन दोनों में से एक भी पॉइंट याद है, अगर आपको याद है कि सिलिकॉन स्प्रिंग बनाने में यूज होता है तो इसका मतलब आपको ये भी याद रहेगा कि इससे इलास्टिसिटी की, जो इलास्टिसिटी का गुण है वो बढ़ जा रहा है। या तो अगर आपको ये याद रहता है कि इलास्टिसिटी का गुण किसमें है, सिलिकॉन मिलाने से बढ़ रहा है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इलास्टिसिटी का गुण बढ़ रहा है, इसका मतलब इससे स्प्रिंग बनाई जा सकती है। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर्टीज को समझे रहेंगे तो एग्जाम्पल वगैरह समझने में आसानी होगी। लास्ट ऑप्शन है, सॉरी लास्ट वाला है आपका, कास्ट आयरन में लगभग 2.5% सिलिकॉन होता है।
सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो जो कास्ट आयरन होता है, जो ढलवा लोहा होता है, उसमें कितना होता है हमारा सिलिकॉन 2.5% होता है। उससे क्या फायदा होता है, जो 2.5% सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन फ्री ग्रेफाइट को जनरेट करने में मदद करता है। फ्री ग्रेफाइट क्या होता है, जो कास्ट आयरन होती है उसमें फ्री ग्रेफाइट पाए जाते हैं, और फ्री ग्रेफाइट जितना ज्यादा होगा उतनी आसानी होगी किसी भी मेटल का मशीनिंग करने में। मशीनिंग एबिलिटी, मशीनिंग करने का मतलब उसे काटना, उसे घिसना आसान होगा, उसे किसी आकृति में परिवर्तित करना आसान होगा। ठीक है, तो काटा और घिसा तभी जा सकता है जब उस मेटल के अंदर मशीनेबिलिटी का गुण हो। किसी भी मेटल को, यहाँ पे मशीनेबिलिटी वर्ड आ रहा है ना, किसी भी मेटल को आसानी से काटा हुआ घिसा तभी जा सकता है जब उसके अंदर मशीनेबिलिटी का गुण हो। तो जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसमें 2.5% तक सिलिकॉन होता है, जिसकी मदद से फ्री ग्रेफाइट जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें क्या फायदा होता है कि कास्ट आयरन की मशीनेबिलिटी आसानी से हो सकती है। तो सिलिकॉन हमारा कास्ट आयरन क्या मदद करता है, सिलिकॉन कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट जनरेट करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि हम आसानी से उस कास्ट आयरन का मशीनिंग कर सकते हैं, उसको काट घिस सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। तो ये इसके यूज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला है हमारा टंगस्टन। ठीक है, तो जो टंगस्टन होता है इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मतलब जो टंगस्टन होता है हमारा जो धातु है, ये कितने टेम्परेचर पे पिघलता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कितने टेम्परेचर पे पिघल जाता है, 3380 डिग्री टेम्परेचर पे यह पिघल जाता है। तो इसको जो है टंगस्टन को हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि इसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। इस वजह से इसका आपने नाम कई बार सुना भी होगा, आप लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा। टंगस्टन जो होता है हमारे जो बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं, जो पहले हमारे बल्ब आते थे इस टाइप से, जो हमारे शीशे वाला बल्ब होता था, तो उसमें जो अंदर इसमें फिलामेंट होता था इस टाइप वाला, यह फिलामेंट किसका बना होता था, तो यह फिलामेंट बना होता टंगस्टन धातु का। क्योंकि उसकी इसका टेम्परेचर या कह लीजिए मेल्टिंग टेम्परेचर अधिक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। इस वजह से जो बल्ब होते थे उनके जो फिलामेंट होते थे वह टंगस्टन धातु के बनाए जाते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक लैंप का जो फिलामेंट बनाने में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं। दूसरा, इसे पतले तार के रूप में खींचा भी जा सकता है, यह भी इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पतले तार के रूप में खींच सकते हैं तो आराम से उस टाइप का तार बना सकते हैं। अगला यूज क्या है, तो इसका यूज किया जाता है हाई स्पीड कटिंग टूल बनाने के लिए मिश्र धातु के रूप में। मतलब हाई स्पीड कटिंग टूल्स में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ और भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टंगस्टन ही मिला देंगे तो हाई स्पीड कटिंग टूल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा मिश्र धातु के रूप में, कि मिश्रण के रूप में टंगस्टन के साथ कुछ अन्य धातु और तत्व भी मिलाए जाते हैं, जिससे वो हाई स्पीड कटिंग टूल में काम आता है। जैसे हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसे शॉर्ट में HSS बोलते हैं, HSS बोलते हैं, हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। मतलब ऐसी स्टील जो हाई स्पीड पे कटाई कर सके। किस पे कटाई कर सके, हाई स्पीड पे कटाई कर सके। इसमें जो होता है 18% आपका टंगस्टन मिला होता है, 4% क्रोमियम मिला होता है और 1% वेनेडियम। जिस स्टील में 18% टंगस्टन हो, 4% क्रोमियम हो और 1% वेनेडियम हो, उसको हम हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। इसको हाई स्पीड स्टील 1841 के नाम से भी जानते हैं, 1841 हाई स्पीड स्टील 1841 भी बोला जाता है। 1841 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है, तो इनको मिलाया जाता है। यही चीज बता रहा था कि जो हाई स्पीड कटिंग टूल बनाने में भी इनका यूज होता है, किसका, टंगस्टन का। वैसे ही आपका स्टेलाइट भी है, स्टेलाइट भी आपका क्या है, एक कटिंग टूल के रूप में यूज किया जाता है। हाई स्पीड स्टील के भी टूल बनाए जाते हैं, कटिंग टूल, और स्टेलाइट के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टेलाइट में क्या होता है, तो इसमें 30% क्रोमियम होता है, 20% टंगस्टन होता है। देखिए इसमें भी टंगस्टन मिला हुआ है। तो कटिंग टूल में टंगस्टन का यूज किया जा रहा है, चाहे हाई स्पीड वाला हो या स्टेलाइट हो। और 1 से 4% कार्बन होता है, और बाकी जो होता है शेष मात्रा में वो कोबाल्ट बचा होता है। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट क्या करता है, यह कटिंग टूल को धार को बनाए रखने में मदद करता है, कि कटिंग टूल की धार जल्दी खराब ना हो, इसीलिए उसमें कोबाल्ट मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टंगस्टन मिला हुआ। जो हाई स्पीड स्टील है यह भी अधिक स्पीड पे कटाई करने के लिए कटिंग टूल यूज किया जाता है, और स्टेलाइट भी। हाई स्पीड स्टील जो होती है यह लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर अपनी कटिंग क्षमता को खो देती है, या कह लीजिए 600 डिग्री सेल्सियस तक ही कटाई कर सकती है। उससे अधिक टेम्परेचर पर अगर कटाई करेंगे तो वह टूल खराब हो जाएगा। जबकि जो स्टेलाइट होता है यह 820 डिग्री सेल्सियस तक कटाई कर सकता है।
820 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब आप कह सकते हैं हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा स्टेलाइट ज़्यादा बढ़िया है या और अधिक गति पे कटाई कर सकता है। हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा स्टेलाइट 2 से 3 गुना अधिक स्पीड पर कटाई कर सकता है। तो ये हो गया हमारा टंगस्टन के बारे में, ठीक है।